Good afternoon to all of you. Yes, we are going to start today's class, which is based on revision and solution of some question answers related with data structure, stack and queue. जैसा कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिफरेंट रीजन के, तो अभी तक हमने जो टॉपिक किए हुए स्टैक, क्यू और उसके पहले के चैप्टर्स के, तो अब बेटा हम लोग रिविजन शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी आगे हैं अभी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के हिसाब से अब मैं कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए डिफरेंट बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम में। लास्ट ईयर की क्लास 12 के प्री बोर्ड में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए चीज मैं बता दूं, यहाँ पर ऊपर आप अटेंडेंस जो है कमेंट में यहाँ पर दीजिएगा, मैं कमेंट में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर अटेंडेंस जो है आप इसमें दीजिएगा। अटेंडेंस की लिंक मैं इसमें लोड कर रहा हूँ। और यही लिंक मैं अलग ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। वेट करिएगा, 2 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं क्लास हमारी। यस बेटा, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास में। अभी शुरुआत जो करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैक। स्टैक ऑलरेडी जब हमने टॉपिक किया था, मेन कंसेप्ट क्या था, लीफो पर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पर बेस्ड जो डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टैक। अब ये स्टैक जो है, स्टैक पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं उसमें अलग अलग पैटर्न। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको यदि लॉजिक पता है कि क्या करना है हमको। स्टैक में स्टैक एज अ लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट को स्टैक की तरह इंप्लीमेंट करना, और अपेंड फंक्शन यूज होना है। पर किस तरीके से यूज होना है, क्योंकि इस बार हमको डेटा फील्ड्स के नाम अलग अलग दिए हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको आंसर फिट हो जाएगा माइंड में। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ पुश मूवी मेथड and pop movie method in a Python to add a new movie and delete a movie from a list of movie title, considering them to act as a push and pop operations of the stack data structure। मतलब हमको क्या करना है, मूवी टाइटल नाम की एक लिस्ट जो है उसको स्टैक की तरह मान लेना है, या मूवीज नाम की जो लिस्ट है उसको स्टैक की तरह मान लेना है, और उसके बाद उस पर पुश और पॉप ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए पुश ऑपरेशन कैसे होगा, तो पुश ऑपरेशन का एक सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन लगाया हुआ है यहाँ पर। इसमें कोई अभी अलग से फ्रंट रियर नहीं, जितना भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये माना जाएगा। डेफिनेशन पुश मूवीज, मूवीज एज अ पैरामीटर शो किया, ठीक है। मूवीज क्या है एक्चुअल में, जब पूरा प्रोग्राम किया गया होगा तो पूरे प्रोग्राम में मूवीज का डिक्लेरेशन ग्लोबली डिक्लेयर किया होगा। हमने हमारे प्रोग्राम में जब सॉल्व कर रहे थे तो मूवीज इक्वल एक ग्लोबली लिस्ट डिक्लेयर किया था। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फंक्शन डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। डेफ पुश मूवीज, यूजर से इनपुट किया मूवी टाइटल और उसको स्टैक में, मूवीज नाम के स्टैक में अपेंड कर दिया। तो ये एक पुश स्टेप हो गई कि हमने स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट किया, ठीक है। स्टैक में इंसर्ट करना मतलब कहाँ पे ऐड करना, सबसे
ऊपर टॉप पर ऐड करना। यदि ऑलरेडी कई सारे एलिमेंट्स हैं स्टैक में, सपोज एक स्टैक है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, पहले ए आया था, उसके ऊपर फिर बी आया, उसके ऊपर सी आया, अब नेक्स्ट एलिमेंट डी जो है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे अपेंड होगा। अपेंड फंक्शन क्या करता है, इट विल ऑलवेज ऐड एन एलिमेंट एट द लास्ट इन योर लिस्ट। तो यहाँ पर केवल अपेंड मेथड शो करना है, ये एक पार्ट होगा पुश ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाना है, तो पॉप ऑपरेशन में भी हम एज अ पैरामीटर दिखाना होगा वो स्टैक की लिस्ट को। तो स्टैक लिस्ट नेम है मूवी, और डिलीट करने का के लिए मेथड कौन सी यूज होगी, तो डिलीट के लिए मेथड यूज होगी पॉप। एक सिंपलेस्ट वे में पुश और पॉप का सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा। हमने वहां पर एक एडिशनल चीज ली थी, फ्रंट और रियर और ओवरफ्लो कंडीशन के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया था इसको एक कंप्लीट डेफिनेशन पर। एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये रिवीजन में बता रहा हूँ कि हमने पॉप फंक्शन बनाया। पॉप फंक्शन में स्टैक को एज अ पैरामीटर पास किया, मूवी नाम का हमारा स्टैक है, उसको एज अ पैरामीटर पास किया। और उसके बाद इफ मूवी इज इक्वल एम्प्टी, सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, मूवी इज इक्वल एम्प्टी, देन वी विल शो मैसेज स्टैक एम्प्टी और स्टैक अंडरफ्लो। यहाँ पर हम उस सिचुएशन में मैसेज शो करते हैं स्टैक एम्प्टी और स्टैक अंडरफ्लो। एल्स डिलीट किससे होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। डिलीट होगा स्टैक में पॉप ऑपरेशन से। पॉप बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट का, जो कि लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। इट विल रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। यदि सपोज हमारे स्टैक में एलिमेंट हमने इंसर्ट किए ए बी सी डी, जैसे ही हमने पॉप लगाया मूवीज डॉट पॉप, तो ये डी मतलब लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, इट विल डिलीट लास्ट एलिमेंट। तो ये इस तरीके से दो ऑपरेशन पुश और पॉप डिफाइंड हुए, किसके लिए, ये स्टैक के लिए। स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन। अब एक डाउट आ सकता है आपके माइंड में कि यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन क्यों नहीं लिया। देखिए ओवरफ्लो कंडीशन का सिनेरियो ठीक से समझ लीजिएगा आप। ओवरफ्लो कंडीशन पाइथन में जो लिस्ट है वो डायनामिक लिस्ट है। एक ओवरफ्लो का नेचुरल केस ये है कि लिस्ट को जब तक हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, जब तक कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी जब तक फुल ना हो जाए, मतलब प्रोग्राम का एलोकेटेड स्पेस जब तक फुल ना हो जाए, तब तक हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तब तक ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं आएगी। तो वो एक सिचुएशन। और दूसरा केस क्या, यदि हम अपने प्रोग्राम में मैक्स साइज स्टैक का डिफाइन कर लें और मैक्स साइज पर कंडीशन लग दें, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टैक का प्रोग्राम करते समय किया था, इफ टॉप इक्वल साइज मैक्स साइज -1, तो वो दो चीजें कंसिडर की जा सकती है यदि ओवरफ्लो कंडीशन को अप्लाई करना है। अदरवाइज नॉर्मली पाइथन में डायनेमिक लिस्ट होने की वजह से ओवरफ्लो कंडीशन कब रेज होगा, वो रेज होगा जब मेमोरी फुल होगा। तो ऐसे ही एक और एक केस है यहाँ पर। एक और केस जो है वो है पुश। एक और क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फंक्शंस इन पाइथन पुश स्टैक आइटम एंड पॉप स्टैक टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। बेटा ये क्वेश्चन जो है, इसमें जिस एलिमेंट को पुश किया जाना है वो एज अ पैरामीटर इसमें पास हो रहा है, वो उसमें एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। अब इतने से क्वेश्चन में ये और वो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, अननेसेसरी नहीं तो हाफ मार्क कट हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा पिछले क्वेश्चन में आपको फंक्शन डेफिनेशन में क्या बोला था कि यू हैव टू राइट पुश मूवीज फंक्शन, तो आपने पैरामीटर केवल एक मूवीज रखा था एंड स्टैक एज अ पैरामीटर पास किया था। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन पुश स्टैक आइटम। इसमें दो पैरामीटर बोले, मतलब स्टैक तो एज इट इज पैरामीटर पास हो ही रहा है, जिस एलिमेंट को पुश करना वो भी एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस सिंपल सा है कि जो एलिमेंट स्टैक में अपेंड होना है वो यूजर से इनपुट नहीं होगा, वो एज अ पैरामीटर पास होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर एज अ पैरामीटर जो आइटम पास हुआ है उसी को स्टैक में अपेंड करवा दिया। आप कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन सामने रखे हुए। यहाँ पर यूजर से इनपुट किया टाइटल, मूवी टाइटल, और अपेंड किया टी को, क्योंकि जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यूजर से पहले इनपुट होगा और वही इनपुट की वैल्यू अपेंड हो जाएगी। बट इन दिस केस दैट वैल्यू विच इज टू बी पुश इनटू स्टैक वी आर पासिंग एज अ पैरामीटर। तो हम यहाँ पे जो पैरामीटर दे रहे हैं वही स्टैक में अपेंड होना है, तो इसलिए उसको इनपुट नहीं किया जाना है। ठीक है, तो ये पुश ऑपरेशन हुआ। अब इसका पॉप
सिमिलर है, लॉजिक भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले अंडरफ्लो चेक होगा, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और उसके बाद शो। अब यहाँ पर एक to check whether the stack is empty, to add a new element, to delete an item and display the stack respectively. अब यहाँ पर रिटर्न अंडरफ्लो या प्रिंट अंडरफ्लो दोनों किया जा सकता है। मैसेज के फॉर्म में या तो रिटर्न आइटम होगा, ये फंक्शन जो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि हम जो वैल्यू डिलीट हो रही है उसको स्टैक से रिटर्न करवाएं, वो भी पॉसिबल है। तो रिटर्न वैल्यू कौन सी होगी? रिटर्न आइटम। दो तरीके, दो मेथड हो सकती है। ये पॉप फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है कि सबसे पहले एम्प्टीनेस चेक करेगा, क्या स्टैक एम्प्टी है। यदि एम्प्टी है तो उसकी इसमें डिलीट नहीं होगा, केवल एक स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा अंडरफ्लो की। अदरवाइज जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो रिटर्न होगा। इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिलीट ना होते हुए एलिमेंट डिलीट नहीं करना चाह रहे, आप रिटर्न नहीं करना चाह रहे, यू कैन शो मैसेज ऑल्सो। तो यहाँ पर हम मैसेज भी दिखा सकते हैं, ये भी चलेगा। तो फिर यहाँ पर भी फिर आइटम रिटर्न नहीं होगा, उस सिचुएशन में आप आइटम की वैल्यू को यहीं पे शो करवा दीजिए, दोनों चीजें करेक्ट मानी जाएगी। मैं अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप जो आपको सूट करता है वो सॉल्यूशन लिखिएगा। अभी यहाँ पर हम मैसेज शो करवा रहे आइटम, कौन सा आइटम डिलीट हुआ, यदि वो मैसेज शो करवाना है तो पहले आप आइटम की वैल्यू शो कर दीजिए और उसके आगे मैसेज लगा दीजिए हैज बीन डिलीटेड। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन हुआ स्टैक के लिए। तो ये क्लियर हुआ बेटा? अभी आगे जा सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर जा रहे हैं। थर्ड, पुश इट डेटा एंड पॉप इट डेटा। अब ऑलमोस्ट सेम है। अब दो क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। ये मेरे को आपको असाइनमेंट में देता हूँ, सामने सॉल्यूशन है, देख लीजिए एक बार। राइट अ फंक्शन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो फंक्शंस के नेम दिए जाते हैं वही आंसर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप फंक्शन के नेम फिर चेंज नहीं कर सकते। जब आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दिया हुआ है कि डिफाइन अ सो एंड सो फंक्शन, तो आपको नेम वही यूज करना होगा। तो डिफाइन अ फंक्शन push it data and pop it data to add a new value and delete a value from a list value description, considering them to act as a push and pop operation। ये क्वेश्चन स्टैक का कब होगा या स्टैक की तरह ट्रीट कब होगा? जब क्वेश्चन में मेंशन होगा। यही क्वेश्चन क्यू की तरह भी हो सकता था। ठीक है, अभी क्लियरली कर दिया आपको कि ये स्टैक का क्वेश्चन है। यहाँ पर डेफ पुश डेटा फंक्शन की हेडर लाइन हो गई। यूजर से इनपुट किया डेटा, यूजर से एलिमेंट इंटर किया, आइटम एंटर किया, उसको स्टैक में अपेंड किया। देन यूजर से पॉप किया। इफ डेटा स्टैक इज एम्प्टी, इफ डेटा इज एम्प्टी प्रिंट स्टैक एम्प्टी। उस केस में इट विल शो मैसेज स्टैक एम्प्टी। और अदरवाइज पॉप फंक्शन कॉल किया, पॉप फंक्शन कॉल करके एलिमेंट डिलीटेड बताया। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में ही जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसी में पॉप फंक्शन कॉल होगा और पॉप्ड एलिमेंट यहाँ रिटर्न होकर मैसेज के साथ शो हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन ये हो सकता है फॉर स्टैक। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नेक्स्ट जो है देखिएगा। नेक्स्ट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यस, पॉप फंक्शन का नाम गलत है, पॉपेट आएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया वही लेना है। तो यहाँ पर पॉप फंक्शन का नाम पॉपेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब
ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें एक और चेंज हो सकता है बेटा कि एक साथ दो एलिमेंट या दो टाइप के आइटम अपेंड करने को कहा जाए। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक ऑफ book detail, book number and book name. Now each item node of stack contains two type of information, book number and name. Push and display the operation. Push operation दिखाना और display operation दिखाना है। यूजर से बुक नंबर इनपुट किया, यूजर से बुक टाइटल इनपुट किया, दोनों को अपेंड कर दिया बेटा। पहले बुक नंबर और देन बुक टाइटल। ये एक तरह की हिट्रोजीनियस लिस्ट है। ये एक तरह की हिट्रोजीनियस लिस्ट रहेगी। उसके बाद पॉप ऑपरेशन जो है, स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में बुक डॉट पॉप। अब इस तरीके से हम इसमें पॉप ऑपरेशन दिखा सकते हैं बेटा। पर इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे पॉप ऑपरेशन ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दो बार इंसर्ट कर रहे हैं, दो एलिमेंट इंसर्ट करना है। ये बुक नंबर और बुक नेम जब उसमें ऐड हुआ, अपेंड हुआ, तो दो एलिमेंट अपेंड हो रहे हैं। तो एक बार जब पॉप फंक्शन कॉल होगा तो इसके लिए आपको पॉप फंक्शन को ट्वाइस कॉल करना पड़ेगा। डिलीटेड एलिमेंट बुक डॉट पॉप, बुक डॉट पॉप, क्योंकि टॉप पर दो एलिमेंट डिलीट करने का पर्पस क्या, पहले बुक नंबर रिमूव होगा और फिर उसका टाइटल रिमूव होगा। तो इस तरीके से दो बार कॉल करने पर का पर्पस ये कि डिलीटेड एलिमेंट में बुक नंबर और बुक टाइटल दोनों डिस्प्ले होगा। क्लियर? अब ये थे सारे स्टैक के क्वेश्चन। इसके अलावा अब देखिए क्यू का रिवीजन में सेम क्वेश्चन है, पर क्यू में एक इंपॉर्टेंट चेंज बस स्टैक से ये आता है कि जहां पॉप यूज हो रहा है उसकी जगह पॉप जीरो यूज होगा। पहला एक इंपॉर्टेंट चेंज डिलीट फंक्शन में होता है। अब देखिए जैसे डिलीट फंक्शन यहाँ पर है, क्वेश्चन रीड कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, देखिए अब यहाँ पर वी आर डिफाइनिंग क्यू डिलीट ऑपरेशन। क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से, राइट इंसर्ट कस्टमर एंड डिलीट कस्टमर मेथड फंक्शन इन पाइथन टू ऐड न्यू कस्टमर एंड डिलीट अ कस्टमर फ्रॉम लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम कंसीडरिंग देम एज अ क्यू। यहाँ पर इनको कैसे कंसीडर करना है, कंसीडरिंग टू एक्ट एज अ क्यू। इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑफ द क्यू। यदि हमको डिलीट और इंसर्ट करवाना है और इनको एज अ क्यू ट्रीट करना है तो इसके लिए क्या किया जाएगा बेटा, डेफ इंसर्ट कस्टमर, डेफ इंसर्ट कस्टमर डिफाइन किया फंक्शन। इसमें यूजर से इनपुट लिया जाएगा सबसे पहले। यस, यूजर से इनपुट लिया जाएगा सबसे पहले जिस वैल्यू को इंसर्ट करना है। देन कस्टमर डॉट अपेंड, इसको अपेंड कर दिया। ये तो केस बिल्कुल स्टैक जैसा ही है। डिलीट के केस में सबसे पहले चेक करना है कस्टमर क्यू एम्प्टी है क्या, तो मैसेज शो करेंगे क्यू एम्प्टी। अदरवाइज प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट कस्टमर जीरो। पहले उसकी वैल्यू शो की हमने, कौन सा कस्टमर की वैल्यू, कौन सी वैल्यू डिलीट हो रही, और उसके बाद डिलीट ऑपरेशन को कॉल किया, डिलीट कस्टमर जीरो। डिलीट कौन से इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट किया, एट इंडेक्स जीरो। तो इस तरीके से ये क्यू के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर डॉट पॉप जीरो भी लगाया जा सकता है इसी की जगह पर, जिस तरीके से ये लिया हुआ है। आप डिलीट फंक्शन की जगह पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर कस्टमर डॉट पॉप इंडेक्स जीरो, क्योंकि फंक्शन जो है डिलीट फंक्शन में डिलीट कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है। तो स्टैक के केस में हमने केवल स्टैक डॉट पॉप लिखा था, यहाँ पे लिखा जाएगा स्टैक डॉट क्यू डॉट पॉप जीरो। मतलब हमको इंडेक्स जीरो के एलिमेंट को रिमूव करना होगा क्यू के केस में।
क्यू में क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ध्यान दें, क्यू में आपको लिखते समय डिलीट करते समय मेंशन करना होगा कस्टमर डॉट या क्यू नेम डॉट पॉप जीरो। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्टैक और क्यू दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सेम है, और आपको नेम का ध्यान रखना है। नेम जो दिया हुआ है वो नेमिंग कन्वेंशन जो दिया है वही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना होगा। अब हो सकता है क्वेश्चन पेपर में फंक्शन का नाम NAQ दिया जाता है, NAQ लेना होगा, इंसर्ट दिया तो इंसर्ट, उसमें क्यू का नेम एज अ पैरामीटर पास होगा, और फिर यूजर से इनपुट लेके अपेंड, और फिर डिलीट के केस में एम्प्टी क्यू की चेकिंग, और उसके बाद क्यू नेम डॉट पॉप जीरो से डिलीट होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम, ऑलमोस्ट सेम, केवल इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस है। तो ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि insert queue array data and delete queue array for performing insertion and deletion operation queue. Array is the list used for implementing queue and data is the value to be inserted. आपको दोनों चीजें इसमें मेंशन कर दी, राइट अ फंक्शन टू इंसर्ट क्यू। अब ये इंसर्ट क्यू में अब यहाँ मेरे को बताइए कि यहाँ क्या इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या रॉन्ग है। अब सभी से क्वेश्चन है इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या रॉन्ग है, क्या चेंजेस होना जरूरी है, आप देख के बताइएगा, कमेंट में लिखिए इसमें क्या रॉन्ग है वो मेंशन कीजिए। यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि ये सॉल्यूशन किया तो इसमें मिस्टेक क्या मानी जाएगी, इसमें मिस्टेक मानी जाएगी सबसे पहले ये कि आपको जो फंक्शन बोला गया बेटा इंसर्ट क्यू और उसमें दिया है एरे कॉमा डेटा, तो हियर यू हैव टू पास डेटा एज अ पैरामीटर। उस केस में आपको डेटा को एज अ पैरामीटर पास दिखाना होगा। उस केस में ये लाइन लिखना गलत हो जाएगा कि आप उसको इनपुट करवा रहे हैं यूजर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डेटा जिसको क्यू में इंसर्ट किया जाना है वो एज अ पैरामीटर पास होगा। तो उस केस में डेटा को एज अ पैरामीटर पास किया और उसके बाद उसी को एरे में अपेंड किया, क्यू में अपेंड किया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट डिलीट क्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ डिलीट क्यू एरे फॉर परफॉर्मिंग इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। डेफ डिलीट क्यू एरे इफ एरे इक्वल एम्प्टी, यदि एम्प्टी है तो क्यू एम्प्टी का मैसेज, अदरवाइज यहाँ से कॉल कर लिया डिलीट एरे डॉट पॉप। तो ऑलमोस्ट स्टैक और क्यू के क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस का कोड आपको कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अब बेटा इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो रिवीजन के लिए मैंने आज डिसाइड किए थे। उसमें है आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर के अलग अलग रीजन के KVS के अलग अलग रीजन के क्वेश्चन पेपर में प्री बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी आपका सिलेबस में काफी सारे चेंजेस हुए, तो बोर्ड के पेपर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल था उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो जो टॉपिक अभी हमारे कवर हुए उनसे रिलेटेड। तो अब उसमें सेकंड जो केस है वो है आउटपुट फाइंडिंग का। फाइंड आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। बहुत जरूरी बात वही है कि कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो आप इसमें माइंड में मन में सॉल्व नहीं करना है, इसको पेन पेपर से ही सॉल्व करना बेस्ट होगा कि ताकि मिस्टेक ना हो। अब पेन पेपर से कैसे सॉल्व होगा, मैंने अभी सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ और आंसर भी लिखा हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप, ये फाइंड आउटपुट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसका एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो एग्जीक्यूशन पॉइंट हमेशा मेन से ही होता है। मेन फंक्शन जहाँ पे टॉप लेवल स्टेटमेंट पहला क्या है, ये है, एग्जीक्यूशन का स्टार्ट होगा ये, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा चेंज लिस्ट, ये लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। चेंज लिस्ट फंक्शन कॉल हुआ तो अब चेंज लिस्ट का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, मतलब उसके बाद इस ऑर्डर में ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। तो एग्जीक्यूशन का एक एक ट्रैक आपको नोट करते जाना है साइड में, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। यदि आपने सारी चीजें मन में सॉल्व की तो उस केस में एरर होने की चांसेस है, तो इसलिए इसको पेन पेपर पे सॉल्व किया जाए। पहली स्टेप क्या हुई, एल एक एम्प्टी लिस्ट है,
L1 एक एम्प्टी लिस्ट है, L2 एक एम्प्टी लिस्ट है। 3 लिस्ट यहाँ पर लेकर चले, कौन कौन सी? एक तो L, दूसरा जो लिस्ट है L1, और तीसरा जो लिस्ट है L2। 3 लिस्ट है। फॉर I इन रेंज 1,10, ये लूप सिंपल सा रन हुआ यहाँ पर, और उसमें क्या हो रहा है, लूप रन हो रहा है 1 से लेके 10 तक। सारे एलिमेंट्स अपेंड किस में हो रहे हैं? लिस्ट में, L डॉट अपेंड I। तो 1 से लेके 9 तक लूप रन होगा, I की वैल्यू 1 से 9 तक चेंज होगी। 1 to 9 किस में अपेंड हो जाएंगे? L लिस्ट में। तो यहाँ पर ये चेंजेस को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जब भी आप एग्जाम इस तरीके से सॉल्व करें, कितना भी क्वेश्चन सिंपल हो, पेन पेपर पर हर चेंजेस को नोट करते जाइए। तो यहाँ पर ये चेंजेस मैंने नोट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से सारे चेंजेस नोट कर लिए 1 to 9। देन फॉर I इन रेंज 10,1 माइनस 2, लूप स्टार्ट हुआ है 10 से, कहां तक जाएगा? 1 माइनस तक। तो उस केस में, और स्टेप साइज है इसमें -2 का, तो ये L1 की जो लिस्ट, L1 में सारे एलिमेंट अपेंड हो रहे हैं, तो L1 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगा, एक तो 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, और 2 होगा। 10 8 6 4 2। मैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं ज्यादा फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि आप सॉल्व करते समय हर स्टेप के चेंजेस को कॉपी में नोट करके, रफली नोट करके फाइनल आउटपुट तक पहुंचे। एग्जाम में तो फाइनल आंसर ही लिखना है आपको, पर इसमें आंसर में मिस्टेक कभी नहीं आएगी, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फॉर I इन रेंज लेन ऑफ L1। L1 की रेंज कितनी है आपके सामने? L1 जो इसकी रेंज है 5, तो 5 की रेंज 5 0 to 4 तक लूप रन होगा। I की वैल्यू क्या होगी? 0 to 4। तो यहाँ पर 0 to 4 तक जब I की वैल्यू होगी, वो चीज अपेंड हो रही है L2 में। अब L2 एक और नई लिस्ट है जिसमें अपेंड क्या हो रहा है? अपेंड हो रहा है L1I प्लस Li, L1I प्लस Li। तो उस केस में यहाँ पर वैल्यूज में चेंजेस जो होंगे, ये L1I फर्स्ट वैल्यू, I का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये क्लियर हो गया बेटा? लेन ऑफ L1 तक। लेन ऑफ L1 की वैल्यू मतलब L1 में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 5 एलिमेंट। लेन ऑफ L1 5 हो गया, तो ये लूप जो रन होगा, I की वैल्यू चेंजेस होंगे 0 to 4 तक। I में चेंजेस होंगे 0 to 4 तक। L1 0 और L 0, L1 0 क्या है? L1 0, L1 0 is 10 एंड L0 is 1। 10 और 1, 10 प्लस 1 11, 11 अपेंड किसमें होगा? L2 में। तो पहला एलिमेंट इसमें अपेंड हुआ L2 में। दूसरा एलिमेंट कैसे होगा? I की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, वैल्यू ऑफ I 0 से 1 होगी, तो उस केस में L2 1, L1 1 एंड L1, L1 1 मीन्स L1 1, ये L1 का 1 इंडेक्स का एलिमेंट ये, L का 1 इंडेक्स एलिमेंट ये। तो 8 प्लस 2 10, 10 ऐड होगा यहाँ पर। इसके बाद फिर से I की वैल्यू 0 1 हो चुकी है, अब 2 होगी। L1 2 L2, L1 2 और L2, L1 का 2 इंडेक्स एलिमेंट होगा 6, L का 2 इंडेक्स एलिमेंट होगा 3, तो 6 प्लस 3 9, यहाँ पे ऐड होगा ये 9। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूशन अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो 9 के बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा ऐड होगा? L1 का 3 4, L का 3 4, तो 4 4 8 यहाँ पे ऐड होगा, और ऐड होकर वैल्यू अपेंड हो जाएगी लिस्ट में। और फिर लास्ट वैल्यू I की कौन सी वैल्यू होगी? लास्ट 4। तो 4 इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है? 4 इंडेक्स का एलिमेंट रहेगा 5। तो ये 5 और ये 5, 5 और ये 2 7, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7। इसके बाद नेक्स्ट L2 डॉट अपेंड, एक स्टेटमेंट लूप के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा, वो है L2 डॉट अपेंड लेन ऑफ L माइनस L1। लेन ऑफ L1, लेन ऑफ L कितनी है? लेन ऑफ L आपको दिख रहा है 9 है,
नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है और नंबर ऑफ एलिमेंट L1 में कितने हैं 5 है 9 माइनस 5 4 तो 9 इस एक्सप्रेशन को जो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू जो बन रही है वो अपेंड हो रही है तो 9 माइनस 5 4 तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और उसका आउटपुट में ऐड हो जाएगा 4। अब फाइनली प्रिंट क्या हुआ है प्रिंट हुआ है ओनली L2 प्रिंट जो हुआ है वो ओनली L2 तो इसलिए हमारे आंसर में वी विल शो दिस एरे ओनली इस तरीके से इसका आंसर यह है। यस कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है अब ये एक स्ट्रिंग पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्ट्रिंग पर बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिफाइन मेक न्यू हमको इस कोड का आउटपुट लिखना है इसमें फंक्शन दिया हुआ है डिफाइन मेक न्यू स्ट्रिंग इक्वल ब्लैंक काउंट 0 फॉर आई इन माई स्टार एक लूप रन हो रहा है लूप में इतने सारे स्टेटमेंट है और इसके अलावा लास्ट में जो है इसमें पूरे कोड के बाद लास्ट में ये फंक्शन जो कॉल हुआ है वो यहाँ से मेन फंक्शन से कॉल हुआ है इसका रिजल्ट भी सामने आउटपुट दिख रहा है बेटा पर ये आउटपुट कैसा आएगा वो डिस्कस करते हैं हम लोग स्टूडेंट एज ए स्ट्रिंग मेक न्यू फंक्शन में पास हो रहा है जब इस तरीके का कोड आता है तो आपको याद रहे ध्यान रहे बस कि स्टार्टिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन का क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा टॉप लेवल की फर्स्ट लाइन डेफ के बाद यदि टॉप लेवल की जो लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू माना जाता है तो ये मेक न्यू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ से एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट है तो मेक न्यू फंक्शन कॉल होगा उसमें एज अ पैरामीटर पास हो रहा है ये स्टूडेंट स्ट्रिंग जाएगा माई str में। अब इसको भी सॉल्व करना है जब स्ट्रिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं आप तो आपको मैं बता दूं कि साइड में रफ वर्क के लिए आप ऐसा मेंशन करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप एक एक कैरेक्टर को नोट कर लीजिए S T U D E M T वैसे इसमें इंडेक्स बेस्ड ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में इंडेक्स बेस्ड मैनिपुलेशन ज्यादा हुआ होता है तो उस केस में आप ऊपर इसके इंडेक्स भी मेंशन करते हैं। इस तरीके के स्ट्रिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें इंडेक्स बेस्ड मैनिपुलेशन हुआ है तो पहले स्ट्रिंग के कैरेक्टर को दूर दूर अलग अलग नोट कर लीजिए और ऊपर इंडेक्स भी मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन में इंडेक्स बेस्ड मैनिपुलेशन कम हुआ है इसमें कैरेक्टर को एक एक कैरेक्टर को पिक करके उस पर मैनिपुलेशन हुआ है चेंजेस हुए हैं तो इसमें हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग नोट कर लिया है। अब फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पर न्यू str और काउंट 0 साइड में कहीं पर मेंशन कर लीजिए क्योंकि यही ड्राई रन का तरीका है इसी से आप आउटपुट में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे केस में एक वेरिएबल क्या इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू str तो आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लिया जो कि टाइम टू टाइम चेंज होने वाली है अभी तो एम्प्टी है। एक और वेरिएबल क्या यूज हुआ है काउंट तो काउंट इक्वल 0 हमने नोट कर लिया। अब लूप स्टार्ट हुआ फॉर आई इन माई str मतलब फॉर आई इन कलेक्शन का फॉर्मेट है ये इंडेक्स 0 1 2 3 वाला फॉर्मेट नहीं है। फॉर आई इन माई str का मतलब क्या है इट विल रीड ईच कैरेक्टर ऑफ दिस माई str स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इन दिस आई मतलब आई में सबसे पहले क्या आएगा आई के सबसे पहला कैरेक्टर होगा S देन आई का दूसरा कैरेक्टर आई में फैच होगा T फिर आई की वैल्यू होगी U फिर आई की वैल्यू होगी D आई की वैल्यू होगी E आई की वैल्यू होगी कैपिटल N और आई की वैल्यू होगी कैपिटल T। इस तरीके से आई में एक एक कैरेक्टर प्रोसेस होने वाला है। अभी सबसे पहला आई का कैरेक्टर स्मॉल s है चेक हो रही कंडीशन काउंट परसेंट टू नॉट इक्वल टू 0 अभी काउंट तो 0 है 0% टू 0 0 नॉट इक्वल्स टू 0 फॉल्स उस केस में एल्स पार्ट ही रन हो जाएगा और एल्स पार्ट रन होगा तो आई जो फर्स्ट कैरेक्टर है एस वो चेक होगा लोअर है क्या यस कंडीशन ट्रू होगी लोअर है तो वो न्यू str में कैपिटल 1 के ऐड हो जाएगा। नहीं समझ में आया किसी को तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ सबसे पहला कैरेक्टर एस है एस वेट कीजिए बेटा
एक मिनट, हेलो मैडम, क्लास चल रही है, में लग जाए। नाउ आई इन माई str, अब उस केस में ये लूप रन होगा। लूप रन में आई की फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू होगी स्मॉल एस। स्मॉल एस होने पर काउंट की वैल्यू इनिशियल क्या है, 0। 0% टू की वैल्यू 0 होगी। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इफ की कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट पर आए। अब आई प्रेजेंट क्या है, स्मॉल एस। स्मॉल एस इज लोअर, ये ट्रू होगी कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो न्यू एस टी आर इक्वल न्यू एस टी आर प्लस आई डॉट अपर। मतलब न्यू एस टी आर में जो एम्प्टी वैल्यू है उसमें एक कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट होके वो हो जाएगा एस, कैपिटल एस। तो ये न्यू एस टी आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कैपिटल एस। अब उसके बाद ये पार्ट रन होने के बाद बाकी पोर्शन तो एल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, पर काउंट की वैल्यू जरूर इंक्रीज होगी। काउंट +1 हो जाएगा। काउंट की वैल्यू 0 से चेंज होकर कितनी हो गई, 1। काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट, यहां से लूप दोबारा रन होगा। लूप का एरिया समझ लीजिए बेटा, इतना है लूप का एरिया। तो काउंट +1 होने के बाद लूप दोबारा रन होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आई में रीड होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आई में रीड होगा कैपिटल टी। नेक्स्ट कैरेक्टर कैपिटल टी होगा। काउंट की वैल्यू अभी 1 है। 1% टू 1 होता है। 1 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो इस वजह से न्यू एस टी आर इक्वल न्यू एस टी आर प्लस एस टी आर काउंट। काउंट की वैल्यू कितनी है अभी, 1। काउंट की वैल्यू क्या है, 1। 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको न्यू एस टी आर में अपेंड की तरह काम करेगा, कंबाइंड हो जाएगा एक तरह से। तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू जो है ये चेंज होकर एस की वैल्यू अब हो जाएगी S1। ये हो जाएगा S1 क्योंकि काउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी, 1। न्यू एस टी आर की वैल्यू है S, S+1 S1। और अब ये पूरा पोर्शन तो एल्स में, ये पूरा पोर्शन इग्नोर होगा, एल्स पार्ट रन नहीं होगा। बट काउंट की वैल्यू +1 तो होकर रहेगी। काउंट की वैल्यू +1 होकर रहेगी, मतलब काउंट की वैल्यू 1 से होकर चेंज होकर 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे जा रहे हैं। अब काउंट की वैल्यू +1 होने के बाद लूप फिर से रन होगा। आई की वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या होगी, आई की थर्ड वैल्यू होगी कैपिटल यू। तो कैपिटल यू, उस केस में काउंट, प्रेजेंट काउंट की वैल्यू कितनी है, 2। 2% 2 नॉट इक्वल टू 0। 2% 2 0 होता है। रिमाइंडर 0 आया तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो फिर से एल्स पार्ट में है। इफ आई इज लोअर, यू है अभी कैरेक्टर कैपिटल यू, यू इज लोअर की कंडीशन भी फॉल्स। तो उस केस में न्यू एस टी आर इक्वल न्यू एस टी आर प्लस आई हो जाएगा। न्यू एस टी आर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, न्यू एस टी आर की प्रेजेंट वैल्यू है S1। S1 में आई अपेंड की तरह या ज्वाइन हो जाएगा, तो आई यानी यू, S1 यू, इसमें एज इट इज इसकी वैल्यू हो जाएगी S1 यू। इसकी वैल्यू S1 की जगह हो जाएगी S1 यू। आंसर में ये पूरा नहीं लिखना होता है, आंसर में तो फाइनल आंसर से मतलब होता है बेटा, जस्ट सही आंसर निकल पाए इसके लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपको एक हैबिट आ जाए कि फटाफट करने की इसमें हैबिट आ जाए, प्रैक्टिस कर करके ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी स्लोली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप को शो कर रहा हूँ। अब इसके बाद काउंटर +1 होके 3 होगा। देन काउंटर +1 होके 3 होगा। फिर नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर क्या है, स्मॉल डी। स्मॉल डी, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, स्मॉल डी। स्मॉल डी के लिए काउंट %2 नॉट इक्वल टू 0, काउंट की वैल्यू है 3, 3 नॉट इक्वल टू 0। काउंट %2, 3% 2 यानी 1, 1 आता है, रिमाइंडर 1 नॉट इक्वल टू 0, हाँ नॉट इक्वल टू 0। देन न्यू एस टी आर इक्वल न्यू एस टी आर प्लस काउंट। तो न्यू एस टी आर प्लस न्यू एस टी आर काउंट, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी S1 S1 U3। अभी आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से जब आगे बढ़ते जाएंगे हम 1 बाय 1 रन करेंगे तो ये आंसर हमको जनरेट करके प्रोड्यूस करेगा E5। S1 U3 तक तो आ गया।
E5TS। तो ये इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको ये आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बेटा। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, कोई डाउट हो तो बेटा बताइएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करने की हैबिट रखेंगे तो कभी भी आंसर में मिस्टेक नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन की जो स्ट्रिंग के आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप एक एक इटरेशन को मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन ये, फाइंड द राइट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है फंक्शन के मल्टीपल रिटर्न को लेकर। ये रिवाइज करने के लिए मैंने मल्टीपल रिटर्न को लेकर एक सिंपल सा एक लाइन का कोड है, इसी में देख के समझ में आ जाएगा आपको। एक फंक्शन जो है कॉल किया हमने s1 s2 s3 और उसमें एज अ पैरामीटर पास किया सम ऑफ 2, 3, 4। तो जब 2, 3, 4 पास होगा abc में 2, 3, 4 पहुंचेगा, रिटर्न a प्लस बी, b प्लस 4 एंड c प्लस 7, 2 प्लस 5 7, b प्लस 4 मतलब 3 प्लस 4 7 और c प्लस 7 4 प्लस 7 11। तो ये आउटपुट, ये तीनों वैल्यू रिटर्न होगी s1 s2 s3 में, क्योंकि 3 रिटर्न है फंक्शन के तो 3 वेरिएबल कैच करने के लिए दिए, तो इसका आउटपुट आएगा 7 7 11। हरी बात समझ में बेटा। यदि यही क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज आ जाता है, यदि क्वेश्चन आपको इसकी जगह इतना सा क्वेश्चन में चेंज होता है कि यही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाता, तो क्या आउटपुट लिखते आप। यदि हमने यहाँ पे लिख दिया s और प्रिंट करवाते समय सिर्फ s को प्रिंट किया जाता, तो आउटपुट क्या होता। यस, आंसर में लिखिए, आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। यस, कमेंट में टाइप कीजिए आंसर। आंसर क्या होगा इसका। यस, इसका आंसर होगा 7 7 11 ही होगा, बट इन फॉर्म ऑफ टपल होगा बेटा। जब मल्टीपल रिटर्न हो रहा है और मल्टीपल रिटर्न्स को एक ही वेरिएबल में कैच किया तो ऑटोमेटिकली वो एक टपल बना देगा। 7 7 11 ही आंसर आएगा, और ये 7 7 11 जो आंसर है इन फॉर्म ऑफ टपल शो होगा। ये आउटपुट और ये आउटपुट में ये डिफरेंस रहेगा बेटा। 7 7 11 तीन डिफरेंट वैल्यू रहेंगी, पर यहाँ पर ये आउटपुट शो होगा इन फॉर्म ऑफ टपल। इसका आउटपुट आएगा 7 7 11 इन फॉर्म ऑफ टपल। अंकित ने ट्राई किया था, काफी हद तक सही है, बीच में 8 नहीं आएगा बेटा, 7 आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिएगा। राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यदि अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक माय फंक्शन में डिफाइन किया हमने n डॉट अपेंड 4। अब ये एक लिस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से शुरू हुआ इसका एग्जीक्यूशन। L एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट L 1 2 3, कॉल हो रहा है माय फंक्शन, उसमें एज अ पैरामीटर लिस्ट पास हो रही है, इसमें पास हो रहा है लिस्ट एज अ पैरामीटर, और उसका जो रिटर्न है वो कैच हो रहा है m में, ठीक है। अब देखिएगा जब L इसमें पास होगा तो L को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे n, मतलब L में n में जो भी चेंजेस होंगे वो L को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि लिस्ट जो होता है एक म्यूटेबल टाइप की पैरामीटर पास हो रहा है फंक्शन में। फंक्शन में जब म्यूटेबल टाइप का पैरामीटर पास होता है तो उसके चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर को रिफ्लेक्ट करते हैं। फंक्शन में पास्ड पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर होता है, और फंक्शन की कॉलिंग में जो पास हो रहा है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है। एक्चुअल पैरामीटर L है, फॉर्मल पैरामीटर n है। यदि ये म्यूटेबल टाइप का है तो उस केस में इसके चेंजेस बाहर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे n में जो भी चेंजेस होंगे वो L पर इनडायरेक्टली किए जाएंगे। तो n में एक अपेंड किया एलिमेंट 4, तो n में एलिमेंट अपेंड किया 4, मतलब क्या, ये 1 2 3 का जो लिस्ट है 1 2 3 4 हो चुकी, 1 2 3 4 होगी, रिटर्न भी करवा दिया इसको, तो रिटर्न n कहाँ पे कैच होगा, m में। तो इसके आउटपुट में जब L और m दोनों को प्रिंट करवाएंगे तो आपको आउटपुट में 2 बार 1 2 3 4 1 2 3 4 आ रहा है।
तो ये इस तरीके से एक लिस्ट के चेंजेस को म्यूटेबल टाइप की लिस्ट एज अ फंक्शन में जब पास होती है तो उसके जो भी चेंजेस है वो कॉल की हुई लिस्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी है और एक आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन भी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिस्ट के अलग अलग ऑपरेशन को लेकर है जो हमने किए थे। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क इस टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पर L1 एक लिस्ट है 10 20 30 10 30 20। अब जहां जहां प्रिंट होता है वो आउटपुट डिसाइड करता है। तो ये एक प्रिंट की लाइन आ चुकी है, प्रिंट L1 -2 colon 1 -1। ये लिस्ट जो है इसको ध्यान से समझ लीजिए, इंडेक्स के हिसाब से -2 और -1 क्या होगा मैं आपको अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेक्स के हिसाब से आप जब देखेंगे ये लिस्ट के एलिमेंट जो है इसमें इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है ये इंडेक्स कौन सी हो गई, यहाँ पर -2 इंडेक्स बोला गया है, -2 से -1 तक। तो -2 इंडेक्स का एलिमेंट है ये 30 और 1 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है 20। तो 30 और 20 के बीच की ओर अप टू -1 स्टेप साइज क्या दिया हुआ -1। तो ए से बी जब लिखा जाता है ये स्लाइसिंग में A कॉलन B, तो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होते हैं A से B -1 तक के। तो ऐसे ही यहाँ भी होने वाला है, 30 से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा, -1 होने की वजह से रिवर्स ऑर्डर की एक्सट्रैक्टिंग होगी। तो आउटपुट क्या बनेगा 30 10 30। 30 10 30 क्यों, क्योंकि स्टेप साइज -1 दिया है तो ऑर्डर भी रिवर्स में रहेगा। उस केस में 30 10 30 ये आउटपुट मिलेगा। सेकंड L1 डॉट इंडेक्स 20। इंडेक्स जो है पोजीशन सर्च करने का फंक्शन है। 20 की इंडेक्स क्या होगी, तो फर्स्ट ऑकरेंस देखता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट ऑकरेंस 20 की क्या है वो है 1, तो इसलिए आउटपुट में आ रहा है 1। फर्स्ट ऑकरेंस एलिमेंट की पता करना होता है, देन वी यूज फंक्शन इंडेक्स, इट विल रिटर्न फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ पास्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑकरेंस किस इंडेक्स पर है वो आउटपुट में 1 आ गया इस वजह से। L1 डॉट अपेंड, अब इसी लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं और लेन ऑफ L1 डाल रहे हैं। प्रेजेंट लेंथ कितनी है लिस्ट की, तो प्रेजेंट लेंथ जो है 6 है, 6 उसी लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। तो उसके बाद जब लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो एक एलिमेंट बढ़ा हुआ मिलेगा, वो एलिमेंट कौन सा रहेगा, वो रहेगा 6। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 शो कर दिया इसमें बेटा। उसके बाद L1 डॉट रिमूव 30। वैसे तो 30 बहुत सारे हैं इसमें, पर रिमूव फंक्शन क्या करता है फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करता है। तो फर्स्ट ऑकरेंस क्या है 30 की ये, इस ऑकरेंस को डिलीट करके सारे एलिमेंट का गैप फिलअप कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 30 को छोड़कर 10 20 10 30 20 10 20 10 30 20 और 6, प्रेजेंट में 6 भी ऐड हो चुका था इसलिए 6 भी आ रहा। तो आउटपुट आएगा 10 20 10 30 20 6, ये रहेगा इसका रिजल्ट। तो बेटा ये इस तरीके से आज के क्वेश्चंस यहीं तक है। मैं ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके टीचर्स के ग्रुप में, वहां से आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय।